discuss about a very important topic, that is per-vaginal examination in labor. This topic is very important, चाहे वो स्टूडेंट हैं या फिर हम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, ये प्रोसीजर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। एज अ स्टूडेंट इसको कभी भी कोई भी एग्जामिनर एज अ प्रोसीजर पूछ सकते हैं आपसे, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्लिनिकल में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पर-वाजिनल एग्जामिनेशन क्या होती है, इसको कैसे किया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल्स आपको जरूरी होते हैं और कौन कौन से जो क्राइटेरिया हैं आपको असेस करने होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको देखने होते हैं जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर, दैट इज पर-वाजिनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पर-वाजिनल एग्जामिनेशन इन लेबर होता क्या है। हमारी प्रोसेस होती है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ लेबरिंग मदर विच कैन बी असेस्ड बाय ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन सच एज एब्डोमिनल एंड पर-वाजिनल एग्जामिनेशन। Nurse play important role in preparing the laboring mother and article which require during per-vaginal examination. Nurse का रोल कहाँ important होता है इसमें कि वो प्रिपेयर करती है आर्टिकल्स को पर-vaginal एग्जामिनेशन के लिए, और जो भी लेबरिंग मदर होती है उसको वो प्रिपेयर करती है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना, उसको पता होना चाहिए कि जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है कैसे की जाती है और वेजाइनल एग्जामिनेशन की प्रोसेस क्या है और मदर की लेबरिंग प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है, ताकि वो मदर को हेल्प कर सके ड्यूरिंग दी लेबर। ठीक है, सो देन नेक्स्ट है कि एक्चुअल में जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है वो प्रोसीजर, डेफिनेशन क्या है वेजाइनल एग्जामिनेशन की। तो सबसे फर्स्ट है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। So it is examination done per vagina to assess the status of vagina, cervix and progress of fetus through birth canal। जैसे कि इन्होंने डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया है कि इसमें हम क्या क्या असेस करते हैं। ये एग्जामिनेशन जो है वो हम पर वेजाइना करते हैं और इसमें हम स्टेटस ऑफ वेजाइना को असेस करते हैं, सर्विक्स को असेस करते हैं और प्रोग्रेस ऑफ फिटस असेस करते हैं। ये तीन चीजें हम इसमें जो है वो असेस करते हैं, जैसे कि इन्होंने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे इमेज में भी शो किया है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, वेजाइना को असेस करते हैं। पहले हम एक्सटर्नल एनाटॉमी देखते हैं, वल्वा को असेस करते हैं कि उसमें कोई स्कार तो नहीं है, कोई और लिस्ट्रेशन तो नहीं है, वार्ट्स तो नहीं है, इन सारी चीजों के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सर्विक्स को चेक करते हैं। सर्विक्स को हम चेक करते हैं डायलेटेशन के लिए और एफेसमेंट के लिए, इन दोनों चीजों के लिए हम सर्विक्स को चेक करेंगे कि डायलेटेशन क्या है और सर्विक्स की एफेसमेंट कैसी है। देन प्रोग्रेस ऑफ फिटस, प्रोग्रेस ऑफ फिटस में हम फिटस का फॉन्टेनरीज चेक करेंगे, सूचर्स चेक करेंगे। देन उसके बाद हम उसका स्टेशन चेक करेंगे कि फिटस की प्रोग्रेस क्या है, कितना डिसेंड हुआ है, अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चल रही है या सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट तो नहीं होने वाली है। इन सब चीजों को असेस करने के लिए हम क्या कहते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। देन उसके बाद है अब पर्पस क्या है। पर्पस जैसे कि हमने पहले ही क्लियर कर दिए कि हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेस एंड डिले ऑफ लेबर को असेस करने के लिए हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो ही हमें पता लग पाएगा कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर वो गुड हो रही है या नहीं हो रही, या कहीं डिले तो नहीं हो रहा है लेबर में, जैसे कि कोई मदर जो वो प्रोलॉन्ग लेबर में तो नहीं जा रही है, उसकी प्रॉपर डायलेटेशन और एफेसमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, फिटल डिसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सारे पैरामीटर्स को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द लेबर जो वो जरूरत पड़ती है। ठीक है, देन उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इंडिकेशंस क्या क्या है वेजाइनल एग्जामिनेशन करने की। तो इंडिकेशंस में सबसे फर्स्ट इंडिकेशन जो आएगी हमारी, सबसे फर्स्ट है तो एट द ऑनसेट ऑफ द लेबर। एट द ऑनसेट ऑफ लेबर जैसे हमने बता दिया कि अगर किसी मदर को ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गई है तो ऑनसेट ऑफ लेबर में हम क्या करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ताकि हम कंफर्म कर सकें कि वो क्या है, ऑनसेट ऑफ लेबर हो चुका है और हम डिटेक्ट कर सकें कि प्रेजेंटिंग पार्ट कैसा है, पोजीशन कैसा है बेबी का। ठीक है, देन सेकंड थिंग आती है हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ लेबर। प्रोग्रेस ऑफ लेबर हम असेस करने के लिए जो है वो हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैसे, जैसे कि जो सर्विक्स की डायलेटेशन है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, जो फिटस डिसेंट है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन उसके बाद हम असेस कर सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या है, वर्टेक्स है, बटक्स है, इन रिलेशन टू मदर स्पाइन क्या है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड हम इंडिकेशन होती है वो फॉलोइंग द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। फॉलोइंग द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि अगर किसी मदर का जो है वो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है
तो उस केस में हम क्या है असेस करते हैं, विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि हम देख सकें कि कहीं भी कॉर्ड प्रोलैप्स का केस तो नहीं है, ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स के केस तो नहीं है, उस चीज को असेस करने के लिए, या फिर जो बेबी का हेड है वो एंगेज नहीं हुआ हो जिस केस में स्पेशली, उस केस को असेस करने के लिए हम जो है वो जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। देन नेक्स्ट है कि टू डायग्नोज द बिगनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। वही मैंने आपको पहले भी बताया कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को असेस करने के लिए कि सेकेंड स्टेज ऑफ फुल डायलेटेशन तो नहीं हो गई, कहीं 10 सेंटीमीटर डायलेट तो नहीं हो गया, कंप्लीट एफेसमेंट तो नहीं हो गई, बेबी हेड जो है वो कंप्लीट डिसेंट तो नहीं हो गया, तो उस चीज को असेस करने के लिए, स्टेज सेकेंड को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जनरल एग्जामिनेशन है ये करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि बिफोर डूइंग प्रोसीजर जो नर्स होगी उसको अपने कौन कौन से पॉइंट्स रिमेम्बर रखने, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा कि गैदर ऑल द इक्विपमेंट बिफोर प्रोसीजर टू सेव टाइम, ठीक है, कि पहले ही हमने क्या करना है, पूरे इक्विपमेंट्स जो भी हमें नीडेड आर्टिकल्स होंगे, कौन कौन से होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। नीडेड आर्टिकल्स होंगे वो हमने गैदर करके रखने हैं ताकि जो भी होगा उस टाइम पे जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा टाइम बचे और परेशान। देन नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर एसेप्सिस, ठीक है, मेंटेन प्रॉपर एसेप्सिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि क्या है, स्टेराइल प्रोसीजर होता है, पीवी एग्जामिनेशन का जो होता है वो स्टेराइल प्रोसीजर होता है। अगर प्रॉपर एसेप्सिस मेंटेन नहीं होगी तो इससे क्या हो सकता है, मे बी इन्फेक्शन हो सकता है, जो बेबी होगा और जो मदर होगी उन दोनों को ही, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट स्टेप, क्योंकि ये जो पीवी एग्जामिनेशन होता है वो एक स्ट्रेसफुल और पेनफुल प्रोसीजर होता है और मदर की एंग्जाइटी भी होती है। तो अगर हम मदर को कंफर्ट नहीं करेंगे तो मे बी वो कॉपरेट ना करे ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जिसकी वजह से हमारी फाइंडिंग्स जो है वो अच्छे से नहीं आएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द प्रोसीजर फॉर कॉपरेशन, ठीक है। हमने पेशेंट को पहले ही इन्फॉर्म कर देना है, कंप्लीट प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है ताकि हम पेशेंट की कॉपरेशन को गेन कर सकें। देन उसके बाद कि अगर हमारी ग्लव्ड फिंगर्स हैं तो ग्लव्ड फिंगर को अगर हमने एक बार डाल दिया है तो हमने बार बार उनको निकालना और डालना नहीं है, एक ही बार में फिंगर को एग्जामिनेशन के लिए वजाइना के अंदर डाल के असेस करके कंप्लीट आर्टिकल्स को असेस करके हमने जो है वो बाहर निकालना है ताकि जो भी फीमेल होंगी उनको क्या है अननेसेसरी डिस्कम्फर्ट ना हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि पेरिनियल एरिया को हमने बिफोर द प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर जो वो क्लीन करना है, रिस्क को इन्फेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं इसमें क्या है, हमने देखना है कि अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, अगर जो फीमेल है उनकी जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका है तो हमें प्रोसीजर क्या है बार बार नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है तो हो सकता है कि जो बेबी है उसको इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। देन उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इट शुड बी अवॉइडेड इन केस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज में अब दो केसेस आते हैं, जैसे कि अगर जो है वो प्लेसेंटा प्रेविया का केस हो उस केस में, या फिर अगर एब्रोप्शियो प्लेसेंटा मतलब कि अगर जो वो अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो रही होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है मदर में भी ब्लीड कर सकती है और अगर मदर को ब्लीडिंग हो रहा होगा तो उस केस में हम क्या है अवॉइड करें कि एग्जामिनेशन टेबल जो होगा उसको हमें पहले ही प्रिपेयर करके रखना है ताकि जो मतलब जितने भी क्लीन और शीट हमने उसमें बिछा के रखनी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और जो मदर है वो भी कंफर्टेबल हो। देन उसके बाद है आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीजर। तो सबसे फर्स्ट है कि कप हमें चाहिए। कप हमें क्यों चाहिए? ताकि जब हमने पेरिनियल केयर करनी है मदर की, जब हमने क्लीन करना है वुल्वल आउटलेट को तो उसको उसमें वाटर पोर करने के लिए हमें कप चाहिए और जो हमारा सोल्यूशन बनता है बीटाडीन का सोल्यूशन बनता है 10% डेटॉल का सोल्यूशन बनता है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें कप चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारे को ग्लव्स चाहिए हमें। तो ग्लव्स क्यों चाहिए हमें? क्योंकि स्टेराइल प्रोसीजर है तो हमें स्टेराइल ग्लव्स का पेयर चाहिए होगा। देन हमें प्लास्टिक एप्रिन चाहिए, मे बी स्पिरिच हो सकती है उस टाइम पे, तो इसलिए अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्लास्टिक एप्रन, मास्क, शू कवर ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। देन उसके बाद आता है लुब्रिकेटिंग जेली। लुब्रिकेटिंग जेली चाहिए क्योंकि अगर आप जो है वो डायरेक्ट स्टेराइल ग्लव्स वियर करके आप डायरेक्ट डालेंगे तो मे बी मदर को इरिटेशन हो सकती है, इसलिए लुब्रिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे लुब्रिकेटिंग जेली का यूज करेंगे। देन उसके बाद हमें ड्रॉ शीट चाहिए स्टेराइल, जैसे कि मैंने बोला स्टेराइल ड्रॉ शीट हम मदर के
पेरिनियल एरिया में डालेंगे ताकि जो मदर है वो भी कंफर्टेबल रहे और कोई इन्फेक्शन मदर को ना जाए। देन उसके बाद आता है कि हमें बीटाडीन सॉल्यूशन चाहिए। बीटाडीन सॉल्यूशन जैसे कि मैंने बताया आपको कि पेरिनियल केयर करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। देन गाइनी एंड स्टेराइल पैड चाहिए, गाइनी पैड चाहिए स्टेराइल, ठीक है। वो क्यों चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के टाइम में मदर को जो है वो डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसके लिए हमें मदर को जो है वो स्टेराइल पैड देना है। देन उसके बाद स्पंज फोर्सेप्स स्टेराइल चाहिए हमें। स्पंज फोर्सेप्स क्यों चाहिए? स्पंज को होल्ड करने के लिए फॉर दी क्लीनिंग पर्पज ऑफ पेरिनियल केयर के प्रोसीजर देने के लिए हमें वो चाहिए। देन उसके बाद है स्वैब। स्वैब हमें चाहिए क्लीनिंग करने के लिए, पेरिनियल केयर मदर को देने के लिए, ठीक है। अब ये थी कि हमें आर्टिकल्स कौन कौन से चाहिए ड्यूरिंग दी प्रोसीजर। देन उसके बाद है अब मेजर एलिमेंट्स टू असिस्ट। अब ये है कि आप प्रोसीजर तो करने जा रहे हैं लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि आपने कौन कौन से एलिमेंट्स एक्चुअल में असेस करने हैं, आपने क्या क्या असेस करना है जब आप जो है वो वेजाइनल एग्जामिनेशन मदर की करोगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आएगा इसमें कि जब भी आपने एग्जामिन करना है तो पहले आपने हमेशा जो है वो मदर को पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद आपने वेजाइनल एग्जामिनेशन करनी है। अब ऐसा क्यों है, पर एब्डोमेन पहले क्यों करना है? क्योंकि जब आप पर एब्डोमेन मदर को एग्जामिन करोगे तो आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि फिटल हेड जो है वो एंगेज हुआ है या नहीं हुआ है, फिटल पोजीशन कैसी है, उसकी लाई कैसी है। फिर उसको आप जो है वो वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू कंफर्म करोगे चीजों को, ठीक है। तो जो भी आपका एक रफ आइडिया होगा आप उसको कंफर्म करोगे थ्रू दी वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो आपने पहले हमेशा क्या करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, देन आपने वेजाइनल एग्जामिनेशन करनी है। उसके बाद सेकंड थिंग आती है जो आपने असेस करनी है, वो है वल्वा एंड वेजाइना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले आपने आउटलेट देखना है कि वल्वल आउटलेट कैसी है, कोई स्कार वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने असेस करनी है। देन सेकंड थिंग जो हमने इसमें असेस करनी होती है वो हमने वेजाइना को असेस करना होता है कि कोई एपिजोटमी का स्कार पहले से तो नहीं है, वेजाइना कैसा है, ठीक है। देन उसके बाद हमें सर्विक्स असेस करना होता है, जैसे कि सर्विक्स को हम असेसमेंट के लिए और एंगेजमेंट के लिए असेस करते हैं और डायलिटेशन के लिए असेस करते हैं। देन मेम्ब्रेन हमने देखनी होती है, रप्चर्ड है अनरप्चर्ड है, कैसी है। लिक्विड हमने देखना होता है, लिक्विड एमिनाइट की उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, ऑर्डर कैसा है। देन उसके बाद हमें प्रेजेंटिंग पार्ट एंड पोजीशन ऑफ द बेबी हमें चेक करना होता है, कैपुट एंड मोल्डिंग के लिए चेक करना होता है। देन स्टेशन ऑफ द हेड के लिए देखना होता है और हमने पेल्विस देखना होता है कि पेल्विस कहीं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस तो नहीं है, एडिक्वेट है पेल्विस नॉर्मल लेबर प्रोसेस करने के लिए या नहीं। ये सब कंपोनेंट्स हैं जो हमने असेस करने होते हैं ड्यूरिंग दी परवेजाइनल एग्जामिनेशन इन दी लेबर, ठीक है। तो जब आप परवेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो ये सारे कंपोनेंट आपने एक ही बार में असेस करने हैं, बार बार आपने फीमेल को डिस्कम्फर्ट नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर क्या है। तो स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री प्रोसीजर स्टेप्स, इंट्रा प्रोसीजर स्टेप्स और पोस्ट प्रोसीजर स्टेप्स। तो सबसे फर्स्ट आता है वो है प्री प्रोसीजर स्टेप्स। अब प्री प्रोसीजर स्टेप में हम क्या करते हैं कि पर वेजाइना एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो उसका क्या है, एक ग्रेट इम्पैक्ट होता है मदर के ऊपर। मदर क्या होती है, एंशियस होती है, उसको स्ट्रेस हो रहा होता है, फिजिकल पेन का डर होता है उसको, देन उसको फियर ऑफ डेंजर होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, पता नहीं कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जो भी नर्स उसकी एग्जामिनेशन कर रही है, जो भी केयर गिवर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या होने चाहिए, टेक्टफुल होने चाहिए, सेंसिटिव होने चाहिए और रिस्पेक्टफुल होने चाहिए उसकी तरफ को, ताकि मदर क्या है कंफर्ट हो जाए, ताकि वो फिजिकली या साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो प्री प्रोसीजर स्टेप्स होंगे हमारे वो क्या रहेंगे, फिजिकल प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हमारा फिजिकल प्रिपरेशन। अब आता है कि फिजिकल प्रिपरेशन में हमने कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आएगा कि हमने मदर को पहले तो लूज गाउन देना है या लूज क्लोथिंग देनी है उनको, मदर को वियर करने के लिए, ताकि उसको डिस्कम्फर्ट ना हो और हमें भी कोई डिस्कम्फर्ट ना हो असेस करती बार। देन सेकेंड थिंग जो होगी वो हमने क्या देखना है, प्यूबिक हेयर टू बी रिमूव, ठीक है, जो मदर के प्यूबिक हेयर है उनको रिमूव करना है। देन थर्ड थिंग आएगी हमारी कि ब्लैडर जो होना चाहिए वो मदर का वो एम्प्टी होना चाहिए। अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा तो मे बी मदर को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग दी पीबी एग्जामिनेशन और हमारी फाइंडिंग्स क्या क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। देन उसके बाद हमने पेरिनियल केयर प्रोवाइड करनी है मदर को बिफोर प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर बोथ, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीजर हमने पेरिनियल केयर मदर को प्रोवाइड करनी है। देन उसके बाद हमने कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। कंफर्टेबल पोजीशन लिथार्ड में पोजीशन भी दे सकते हैं या फिर हम डॉर्सल पोजीशन मदर को
देंगे कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने मदर को कंफर्टेबल पोजीशन दी है, इस पोजीशन पे मदर का परवेजिनल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। देन सेकेंड थिंग आती है अब साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। अब साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ परवेजिनल एग्जामिनेशन हमारा पर्पस क्या है प्रोसीजर का, वो हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। और उनको जो मदर है उनको वो कंप्लीट प्रोसीजर हमने एक्सप्लेन करना है। अगर उनको पहले से पता भी होगा प्रोसीजर के बारे में तब भी हमने उनको जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, ताकि मदर क्या है साइकोलॉजिकली रेडी हो जाए प्रोसीजर के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हमने उनको बताना है कि अगर आपको ठीक नहीं लगेगा, अगर आप बहुत ज्यादा पेन, एंजाइटी या फिर अनकंफर्टेबल फील करेंगी, अगर आप वो बोलेंगे तो उसी टाइम पे हमने प्रोसीजर जो है वो बंद कर देना है, अगर मदर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि हमने कंप्लीट प्रोसीजर मदर को एक्सप्लेन करना है, और मदर को एक्सप्लेन करना है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर वो जो है वो डीप ब्रीदिंग करते रहें, ताकि उनको रिलैक्स फील हो और हमें भी प्रोसीजर करने में इजी रहे, ठीक है। और मदर को ये बोलना है कि रिलैक्स एंड एब्डोमेन, कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर उन्होंने अपना जो एब्डोमेन है और जो पेल्विक मसल्स हैं उनको क्या है रिलैक्स रखना है। अगर मदर अपने पेल्विक मसल्स को और एब्डोमेन को रिलैक्स रखेंगी, ठीक है, तो वो प्रोसीजर क्या है इजी हो जाएगा, फाइंड आउट करना इजी रहेगा। देन नेक्स्ट आता है कि हमने मदर को बोलना है कि शी शुड एक्सप्लेन करना है कि उनको वेरियस पेन्स एक्सपीरियंस हो सकती हैं, जैसे कि उनको पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हमें उनको प्रायर ही एक्सप्लेन कर देना है, ऐसा नहीं बोलना है कि कुछ भी नहीं, क्या करना है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना है। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जाएगा जैसे प्रॉपर प्राइवेसी होनी चाहिए, मदर को रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करना है, मदर के साथ पोलाइट वे में बात करनी है, ठीक है, और सेंसिटिव वे में बात करनी है। देन उसके बाद है कि ऑल आर्टिकल्स हमने बेड साइड में रखना है, ताकि उस टाइम पे हमारे को कोई रश ना हो, कोई आर्टिकल्स ऐसे ना हो कि हमें मिले ना और हम भी पैनिक कर जाएं, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि हमने मदर को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि मदर हमारे साथ प्रोसीजर में कॉम्प्लायंस बनाए रखे, ठीक है। देन उसके बाद अगर मदर का ब्लैडर एम्प्टी नहीं है तो उनको पहले ही बोल देना है कि आप ब्लैडर एम्प्टी करके आए। देन उसके बाद हमने जो है वो मदर को रिलैक्स रहने के लिए उनको बोलना है कि वो क्या है डीप ब्रीथ्स करे। और उसके बाद हमने चेक करना है कि अगर प्रीवियस उनकी कोई प्रोविजनल एग्जामिनेशन हुई होगी, अगर डन की हुई होगी तो उसको हम देखेंगे, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो सेकेंड एग्जामिनेशन असेस करेंगे कि उसमें कोई ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, जब मदर आई है, ऑनसेट ऑफ लेबर हुआ है, उस टाइम पे आपने एग्जामिनेशन किया और उसके नेक्स्ट 4 आवर्स में आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो आपने देखना है कि वो 4 आवर्स में एग्जामिनेशन में उसकी प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। देन जो पेरिनियन मसल्स हैं उनको रिलैक्स रखने के लिए मदर को हमें बोलना है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि अब एग्जामिनर की प्रिपरेशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर एग्जामिनर खुद साइकोलॉजिकली फिजिकली वहां प्रेजेंट है लेकिन साइकोलॉजिकली रेडी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने कौन कौन से कंपोनेंट्स असेस करने हैं, तो उससे क्या होगा, खुद का टाइम भी वेस्ट होगा, और दूसरा जो हमारा पेशेंट होगा, जो मदर होगी, उसको वो कितना डिस्कम्फर्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी पर्सन एग्जामिनेशन करने जा रहा है, वेजिनल एग्जामिनेशन करने जा रहा है, पहले तो उसको क्या करना है, थॉरोली हैंड वॉश करने हैं अप टू हिज रिस्ट तक, एंड देन प्रिपरेशन करनी है उसको कि वो स्टेराइल ग्लव्स वियर करे, एंड उसको थिंक करना है पहले कि उसने एक्चुअल में कौन कौन सी फाइंडिंग्स को असेस करना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स को उसने देखना है प्रोसीजर में, ठीक है। तो अब आता है इंटर प्रोसीजरल स्टेप्स, ये तो थे प्री प्रोसीजरल स्टेप्स, अब आते हैं इंटर प्रोसीजरल स्टेप्स। अब इंटर प्रोसीजरल स्टेप्स में इससे पहले क्या करना है, जो भी नर्स होगी वो क्या करेगी, वियर कैप, मास्क एंड प्लास्टिक एप्रन वियर करेंगे, मतलब अपने जो भी पीपी इक्विपमेंट्स हैं उनको वो वियर करेंगे। देन सेकेंड थिंग जो आती है, सेकेंड थिंग क्या करेंगे, डू अ सर्जिकल हैंड वॉश करना है इसमें, ठीक है। हैंड वॉश जो होंगे वो अप टू 4 आर्म करना है, और रनिंग वाटर में करना है, विद सोप करना है, और स्क्रब करना है ब्रश के साथ, स्पेशली वो 2 फिंगर नेल्स जिनको हम इंसर्ट करने वाले हैं, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को, ठीक है। और ये जो हैंड वॉशिंग का प्रोसेस है अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स तो लेने ही चाहिए बिफोर वेजिनल एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें आएगा कि हमने स्टेराइल गाउन और स्टेराइल ग्लव्स को वियर करना है। देन उसके बाद मदर को बोलेंगे लाई डाउन करने के लिए डॉर्सल रिकम्बेरेंट पोजीशंस पे, और नी फ्लेक्स रखने हैं, और एज पे आने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि प्री प्रोसीजरल प्रिपरेशन में हमने क्या कर रखा था, जो टेबल है उसमें स्टेराइल शीट हमने बिछा के रखी थी ऑलरेडी, ठीक है, और क्लीन शीट बिछा एक्सटर्नल जेनिटलिया को
ऑब्जर्व करना है। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मदर में आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो देखेंगे वो हम देखेंगे साइन ऑफ विस्कोसिटी। अब जो वेरिकोसिटी, वेरिकोसिटी क्या होता है, अब जैसे आपको पता होगा कि वेरिकोज वेन होती है, ठीक है ना। वेरिकोज वेन का उसमें देखेंगे कि कहीं साइन ऑफ वेरिकोसिटी तो नहीं है, कि कोई ऐसी हमारी वेन तो नहीं है जो हमारे को ऊपर से ही विजिबल हो, वेरिकोज वेन तो नहीं है वल्वा में, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम जो है वो असेस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास कि हम क्या देखेंगे, वल्वल वॉर्ड्स के लिए और सोर्स के लिए देखेंगे। वल्वल वॉर्ड्स हो सकते हैं कई बार, जैसे निशान पड़े होते हैं, वॉर्ड्स हो सकते हैं, या फिर मदर को कहीं लेस्ट्रेशन तो नहीं है, सोर्स तो नहीं है। इन सब चीजों के लिए हम असेस करेंगे वल्वा को, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, स्कार्स के लिए असेस करेंगे कि कहीं प्रीवियस एपिजोटमी का स्कार तो नहीं है मदर को। प्रीवियस एपिजोटमी का स्कार यहाँ हो सकता है, या स्टिचेस वगैरह लगे हुए होंगे, तो प्रीवियस एपिजोटमी के स्कार के लिए असेस करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिस्चार्ज कैसा है, ब्लीडिंग जो हो रही है वेजाइनल ऑफिस से वो तो नहीं हो रही है, तो वो कैसी है, ठीक है। ब्लीडिंग हो रही है, ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, क्या है, कैसा है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे शो के लिए कि मदर को शो तो नहीं आ रहा है। अगर शो आ भी रहा है तो ब्लडी शो है या फिर म्यूकस वाला शो तो नहीं है, शो का कलर कैसा है, ये सारी चीजें हम असेस करेंगे। देन उसके बाद अगर एमनियोटिक फ्लूइड विजिबल है, बाहर की एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है, तो हम एमनियोटिक फ्लूइड को देखेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे, उसकी स्मेल देखेंगे। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेम्ब्रेन क्या है वो रप्चर हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, वल्वल आउटलेट की ऑब्जर्वेशन में असेस करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि क्लीन, हमने क्या करना है, क्लीन करना है वल्वा को और पेरिनियल एरिया को बीटाडीन सॉल्यूशन के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वल्वल टॉयलेटिंग भी हम उसको प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। तो वल्वल टॉयलेटिंग में हम क्या करेंगे कि वल्वा शुड वंस बी स्वैप्ड फ्रॉम बिफोर, ठीक है। कहाँ से करेंगे हम, जो वल्वा हम क्लीन करेंगे वो कहाँ से करेंगे हम, वल्वा क्लीन फ्रॉम होगा वो क्या होगा, बिफोर टू बैकवर्ड। तो जो हम क्लीन करेंगे वो स्टार्टिंग से लास्ट तक करेंगे, ठीक है। मतलब बिफोर टू बैकवर्ड, मतलब हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, जो वेस्टिब्यूल होगा उसको हम जो है वो फ्रंट टू बैकवर्ड करेंगे। वेस्टिब्यूल जो क्लाइटोरिस से हम स्टार्ट करेंगे एनस की तरफ को क्लीन करना, जो वल्वा टॉयलेटिक करेंगे, और हम मदर को पेरिनियल केयर देंगे कंप्लीट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम क्लीन करेंगे बाय द 10% ऑफ डिटॉल से कर सकते हैं, या फिर हम बीटाडीन से क्लीन कर सकते हैं। और सेम सॉल्यूशन हम जो है वो मदर के वल्वा में पोर करेंगे। अगर वहाँ पे ज्यादा डिस्चार्ज होगा, ज्यादा सिक्रेशन होगी, ब्लीड ज्यादा हुआ होगा, तो हम उसको उसके ऊपर पोर कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, जो पेरिनियल एरिया है उसको हमने ड्रैप कर दिया बाय द स्टेराइल पेरिनियल शीट, ठीक है। मतलब ये क्लीन करने के बाद हमने उसका पेरिनियल एरिया मदर का हम ड्रैप कर देंगे थ्रू दी, जो हमने बोला था ना कि हमारी कैसी होगी, स्टेराइल पेरिनियल शीट के साथ में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, होल्डिंग द लेबिया अपार्ट विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। जैसे कि आपको इमेज में विजिबल है कि लेफ्ट हैंड की थंब एंड फिंगर के साथ हमने क्या करना है, लेबिया को अपार्ट करना है, मतलब कि सेपरेट करना है लेफ्ट हैंड के थंब एंड इंडेक्स फिंगर के साथ में, ठीक है। और जो राइट हैंड है, राइट हैंड को हमने इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट की पोजीशन देखिए, एग्जैक्ट जैसे इसमें इंसर्ट किया है हमने वैसे ही इंसर्ट करना है, ठीक है। आपने अपने हैंड को, जो हमारा जो पाम ऑफ द हैंड आती है वो मदर के थाई वाली साइड को होनी चाहिए, ना कि नीचे वाली साइड को या ऊपर वाली साइड को, ठीक है। जैसे कि इमेज में विजिबल है, हमने उसी तरह से हमने हैंड को इंसर्ट करना है बाय, कौन कौन सी फिंगर से इंसर्ट करनी है हमने, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को हमने इंसर्ट करना है आफ्टर लुब्रिकेशन विद द लुब्रिकेटिंग जेली, ठीक है। तो राइट पाम जो होनी चाहिए वो साइड साइड को होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है, जो राइट पाम है वो कहाँ है, हमारे जो थाई है मदर का उस तरफ को फेस कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट करना है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब आपने इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्ट करने के बाद सबसे फर्स्ट जो स्टेप आता है उसमें हम असेस करते हैं डायगोनल कंजुगेट। अब आता है ये डायगोनल कंजुगेट क्या होता है, हम डायगोनल कंजुगेट क्यों असेस करते हैं। आपने जो फीमेल के डायमीटर्स हैं उसमें आपने पढ़ा होगा डायगोनल कंजुगेट के बारे में। डायगोनल कंजुगेट क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। और जो डायगोनल कंजुगेट होता है
वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, मतलब इसमें एक्चुअल में जो सिग्निफिकेंस होती है वो ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट की होती है कि ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट कितना होता है आपका 10 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट कहाँ से कहाँ तक होता है, मिड ऑफ दी जो आपका आता है ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट वो कहाँ से डिस्टेंस कहाँ से होता है, मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोटरी से स्टार्ट होता है वो to the prominent eminence projection of the midline in the surface of the symphysis pubis। अब जो हमारा इसकी वजह से क्या होता है, हम इसको तो असेस नहीं कर सकते हैं, तो इसी डायमीटर को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डायगोनल कंजुगेट को असेस करते हैं। डायगोनल कंजुगेट कौन सा डिस्टेंस होता है, डायगोनल कंजुगेट होता है डिस्टेंस बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द symphysis pubis टू द मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोटरी। तो इसको असेस करने के लिए और फिर हम क्या करेंगे, डायगोनल कंजुगेट एक्चुअल में कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर तक का होता है। तो जितना 12 सेंटीमीटर हमारा डायगोनल कंजुगेट आएगा उसमें से हम 2 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर जो है वो माइनस कर देते हैं। इससे हमारे को एक रफ आइडिया हो जाता है ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट का। और जब ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट ओके होगा, 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होगा, तो मतलब हमारा पेल्विस क्या है, एडिक्वेट है और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल कंजुगेट असेस करते हैं। अब ये है कि हम डायगोनल कंजुगेट असेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो डायगोनल कंजुगेट को असेस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी हैंड है उसको हमने इंसर्ट करना है, जैसे कि आपको इस इमेज में विजिबल है। जो हैंड है उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और जो हमारी फिंगर्स हैं उनको टच करना चाहिए मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोटरी। जैसे कि यहाँ पे आपको विजिबल है, यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोटरी के साथ में जो हैंड है वो टच हो रहा है। और जो इंडेक्स फिंगर का अपर पोर्शन है वो कहाँ टच हो रहा है, आपका लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल आ रहा है, ये वाला जो डायमीटर है, ये डायमीटर क्या है आपका, डायगोनल कंजुगेट। और अगर ये डायमीटर आपने इस तरह से मेजर किया, उसके बाद आप बाहर निकल के आप लेंथ देखोगे कि कितनी है। अगर ये जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर तक की लेंथ है, तो इसमें से आप माइनस करोगे 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर को, तो वो क्या निकलेगा आपका, वो निकलेगा आपका ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट। ठीक है, वो क्या निकलेगा आपका ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट। और ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट अगर ओके है तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी क्या है, पॉसिबल है और नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है आपकी डायगोनल कंजुगेट को असेस करने। थिंग क्या देखनी है आपने, विद द फिंगर्स इनसाइड एक्सप्लोर द वेजाइना फॉर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, टेकिंग केयर नॉट टू टच द क्लाइटोरिस एंड एनस। अपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जिस टाइम आप फिंगर इंसर्ट कर रहे हो तो आपका जो हैंड बाहर रह गया है पॉसिबल हो, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो हैंड है वो क्लाइटोरिस और एनस को टच ना करें। ठीक है, देन सेकेंड थिंग, अब इसमें आप क्या असेस करोगे, कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं वो आपने असेस करनी है। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है आपका कंडीशन ऑफ द वल्वा। ठीक है, कंडीशन ऑफ द वल्वा में आप क्या देखोगे कि जो वल्वा है वो वर्ज है, सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, कैसा है, कंडीशन ऑफ द वल्वा कैसी है। ठीक है, वल्वा आउटलेट मतलब बल्ज तो नहीं है वल्वा, ठीक है, सॉफ्ट है या नहीं है, स्ट्रेचेबल है, कैसा है वल्वा। ठीक है, देन उसके बाद आपने देखनी है असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या होती है, एक्चुअल में असेसमेंट अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो असेसमेंट का मतलब होता है थीनिंग ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, तो थीनिंग ऑफ द सर्विक्स हम कैसे असेस करेंगे और इसको हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट में क्या आएगा, दैट इज अप टेकिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि अब इस इमेज में है, इस इमेज में क्या है, अब सबसे फर्स्ट पे कि सर्विक्स कितना है, देखो ये क्या है, थिक है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि थीनिंग ऑफ द सर्विक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि अप टेकिंग ऑफ द सर्विक्स क्या होती है, असेसमेंट होती है। ठीक है, तो इस इमेज में सबसे फर्स्ट पे क्या हो रहा है कि सर्विक्स क्या है, थिक है इसमें से। तो जैसे जैसे कि आपकी जो लेबर प्रोग्रेस है, ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये ऑनसेट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का ऑनसेट हो रहा है। देन उसके बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से मदर जो है वो धीरे 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 मदर की जो लेबर पेन होगी वो क्या होगी, प्रोग्रेस करेगी। तो पहले क्या होगा,
आपकी थिनिंग ऑफ द सर्विक्स होगी। तो यहाँ पे क्या था, कितना थिक था, फिर उसके बाद स्मॉल थिकनिंग हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 50% थिनिंग हो गई, लेकिन सर्विक्स क्या है, डायलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सर्विक्स जो है वो फुली एफेस्ट हो गया। फुली एफेस्ट मतलब बिल्कुल पेपर थिनिंग की तरह हो जाता है सर्विक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सर्विक्स को हम बोल सकते हैं कि 100% एफेस्टमेंट ऑफ द सर्विक्स हो गई है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फिर डायलेटेशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्या है, अब डायलेटेशन कितनी है, सर्विक्स इज 7 सेंटीमीटर डायलेटेड इन दिस केस, ठीक है। एंड देन फुली डायलेटेशन के टाइम में, अब इसमें आपको एक नोट करने वाली चीज ये है, शायद आपको पता भी होगा, कि जो तो असेसमेंट जो होती है वो अगर प्राइमी मदर है, अगर प्राइमी मदर है तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट क्या होगा, असेसमेंट होगी, एंड देन सेकंड क्या होगा, डायलेशन होगी। जैसे कि इस केस में हो रहा है कि पहले क्या हो रही है, असेसमेंट कंप्लीट हो रही है, उसके बाद सर्विक्स की डायलेटेशन हो रही है, ठीक है। बट इसी का ऑपोजिट हो जाता है आपका जो मल्टी ग्रेविडा मदर होती हैं। जो मल्टी ग्रेविडा मदर होती हैं, मल्टी ग्रेविडा मदर्स में क्या होता है कि जो आपकी असेसमेंट और डायलेटेशन की प्रोसेस होती है वो क्या चलती हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, दोनों चीजें साथ साथ होंगी, असेसमेंट भी साथ साथ में चलेगी, डायलेटेशन भी साथ में होगी, ठीक है। लेकिन प्राइमरी ग्रेविडा मदर में क्या होता है, पहले असेसमेंट होती है, देन उसके बाद डायलेटेशन होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपके आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा कि हमने असेसमेंट को असेस करना है। अब आता है कि सेकेंड थिंग आप क्या असेस करोगे, देन उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे डायलेटेशन। डायलेटेशन, अब डायलेटेशन क्या होता है एक्चुअल में, गैपिंग ऑफ इंटरनल ओस, ठीक है। इंटरनल ओस का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारा सर्विक्स है तो ये क्या है, इंटरनल ओस। तो इंटरनल ओस के बीच में क्या है, गैप इंक्रीज होता जा रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल डायलेटेशन, ठीक है। और जो सर्वाइकल डायलेटेशन होती है उसमें वो क्या होती है, नॉर्मली वो हम मेजर कैसे करते हैं, जैसे कि हमने फिंगर्स इंसर्ट की हुई हैं, तो उसके बाद हम असेस करेंगे कि सर्विक्स का आपको राउंड फील होगा, ठीक है। सर्विक्स आपको फील हो रहा है, उसके बाद आपने सर्विक्स का देखना है कि सर्विक्स की ओपनिंग हुई है या नहीं हुई है। अब इसको असेस करने का जो नॉर्मल वे होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर जो है वो आपके सर्विक्स के अंदर वन फिंगर इंसर्ट हो रही है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे वन फिंगर सिर्फ इंसर्ट हो रही है, तो इसका मतलब कि वन फिंगर इज इक्वल टू कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर डायलेट होती है, जैसे कि यहाँ पे है कि जब आपका 1 सेंटीमीटर डायलेशन होगी सर्विक्स की, तो उस टाइम आपका सर्विक्स क्या है, इतना सा ओपन होगा। देन उसके बाद है अगर आपकी 2 फिंगर्स सर्विक्स में मतलब इंसर्ट हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डायलेटेशन कितनी है, 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप क्या है, नॉर्मली गेस कर सकते हैं कि आपकी फिंगर्स के बीच में गैप कितना है और किस हिसाब से आपकी फिंगर्स जो है वो डायलेट हो रही हैं, तो आप सर्विक्स की डायलेटेशन को बता सकते हैं। जैसे कि अगर 1 फिंगर है तो 1.5 सेंटीमीटर है, 2 फिंगर है तो 3 सेंटीमीटर है, अगर 2 फिंगर से ज्यादा स्पेस है तो आप उसको गेस कर सकते हैं कि कितना स्पेस जो है वो दोनों फिंगर्स के बीच में था सर्विक्स डायलेटेशन के लिए, ठीक है। तो ये था, हमने डायलेटेशन देखनी है। देन नेक्स्ट आता है अब आपका कि आपने और क्या असेस करना है, आपने देखना है अब 4 वाटर प्रेजेंट है या एब्सेंट है और बैक ऑफ मेम्ब्रेन इंटैक्ट है या फिर रप्चर्ड है, ठीक है। 4 वाटर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। 4 वाटर क्या होता है ये आपको पता होगा कि जब कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होती है तो जो लिक्विड एमनाई होता है, मेम्ब्रेन होती है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो पिटल हेड के आगे आ जाता है जिसको हम 4 वाटर बोलते हैं, और कुछ हिस्सा पीछे रह जाता है जिसको हम हाइंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो आपने असेस करना है कि 4 वाटर है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। देन उसके बाद आपने बैक ऑफ मेम्ब्रेन के लिए देखना है, अगर बैक ऑफ मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगा तो आपको 4 वाटर नजर आएगा, अगर रप्चर्ड हो गया होगा तो आपको या तो लिक्विड एमनाई लीकेज दिखेगी या तो फिर आपको बिल्कुल ही ड्राई लगेगा, ठीक है। तो आपने ये असेस करना है कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, रप्चर्ड है, 4 वाटर बना हुआ है या नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चीज जो असेस करेंगे वो हम असेस करेंगे स्टेशन, ठीक है। अब स्टेशन में आप क्या असेस करेंगे, स्टेशन एक्चुअल में क्या होता है, स्टेशन असेस द लेवल ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इन रिलेशन टू मैटरनल इस्चियल सुपाइन, ठीक है। तो मैटरनल की इस्चियल सुपाइन जो होती है, जैसे कि ये इस्चियल सुपाइन है मैटरनल की, इसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि फिटल हेड की जो पोजीशन है वो कहाँ है।
जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फिटस का उसका रिलेशन क्या है इस्चियल सुपाइन के साथ में। तो इस्चियल सुपाइन में हम क्या लेते हैं, 0 स्टेशन लेते हैं। अगर इससे ऊपर होगा तो माइनस लेते हैं, अगर इससे नीचे होता है तो उसको हम प्लस लेते हैं। ठीक है, इससे हम डिसेंट को असेस करते हैं। देन जैसे कि यहाँ पे हम स्टेशन असेस कर रहे हैं तो हमारी इस्चियल सुपाइन का है, ये इस्चियल सुपाइंस हैं। ठीक है, तो इस्चियल सुपाइन के पैरेलल में पॉइंट आता है 0। देन इसके ऊपर अगर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, नॉर्मली हम वर्टेक्स पोजीशन की बात करते हैं, जैसे कि इस इमेज में वर्टेक्स पोजीशन का दिखाया है, तो क्या है इसमें, वो क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन इसके नीचे जब आता चलेगा तो स्टेशन क्या होगा, +1। इस चीज़ को हम असेस करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है अब कि वही है इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेशन को असेस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेशन को असेस करने के बाद हमारे पास आता है कि प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। प्रेजेंटेशन क्या है, तो प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि वर्टेक्स है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, फेस है या ब्रो है। ठीक है, जैसे कि फेस प्रेजेंटेशन होगी तो प्रेजेंटिंग पार्ट फेस का होगा, अगर ब्रो होगी तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा हमारा, ब्रो होगा। देन मतलब फोरहेड होगा। देन उसके बाद वर्टेक्स होगी तो वर्टेक्स में तो ऑसिपुट आता है। देन उसके बाद अगर ब्रीच होती है तो उसमें हमारे जो भी जेंटल है, जेंटल पार्ट है या फिर बटक्स है वो आता है। शोल्डर में शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट बनेगा। तो हम देखें कि बेबी की प्रेजेंटेशन क्या है, उनका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है। देन उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, बेबी के जो एनल क्लेफ्ट है वो है और बटक्स हैं और जेनिटेलिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हम असेस करेंगे पर्सनल एग्जामिनेशन में, पोजीशन ऑफ द फिटस। अब पोजीशन ऑफ द फिटस को हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके सूचर्स को असेस करके, बेबी के हेड को असेस करके। ठीक है, कि पोजीशन ऑफ द फिटस क्या है, लेफ्ट लेटेड पोजीशन जो लेफ्ट ऑसिपिटल एंटीरियर है या फिर राइट ऑसिपिटल एंटीरियर है या फिर बेबी क्या है, ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन में है। तो हमने देखना है मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन होती है, मोस्ट कॉमन पोजीशन जो होती है फिटस की मदर के वूम में। ठीक है, देन उसके बाद आता है अब कि हमने क्या देखना है, मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन। ठीक है, तो मोल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसकी वजह से क्या पता है, जो बेबी का हेड होता है उसकी जो डिलीवरी होती है वो पॉसिबल हो पाती है। मोल्डिंग एक्चुअल में क्या होगा कि जो सुचर्स होते हैं और जो हेड की जो बोन्स होती हैं, जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है, फॉन्टेनली है और ये सुचर्स हैं, तो जो बोन्स होती हैं वो आपस में क्या कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो मोल्डिंग के लिए असेस करेंगे। ठीक है, इसकी मोल्डिंग के थ्रू और सुचर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हार्ड बोन्स को असेस करेंगे, स्कल की फॉन्टेनलीज को, सुचर्स को असेस करेंगे, ताकि हम पता लगा सकें कि बेबी की प्रेजेंटेशन कौन सी है और बेबी कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है। देन उसके बाद हम जो है वो सेंट्रल सुचर्स को फील करके हम फील करेंगे फॉन्टेनलीज को कि एंटीरियर फॉन्टेनली है या फिर पोस्टीरियर फॉन्टेनली है। देन उसके बाद हम देखेंगे मोल्डिंग में ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल। ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल में हम कैसे देखेंगे, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, बेबी का हेड जो होता है नॉर्मली उसकी जो मोल्डिंग होती है वो कैसी होती है, ऐसे होती है, जैसे ये बीच में सुचर है आपका। तो जैसे जैसे जो फिटल हेड है वो डिसेंट होता रहेगा तो वैसे क्या होगा, मोल्डिंग की प्रोसेस इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे हमने देखा था कि पहले गैप था और उसके बाद अब यहाँ पे गैप बिल्कुल खत्म हो गया और वैसे ही क्या होने लगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ द बोन स्टार्ट हो गई और ये कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग बोन्स की हो गई। ठीक है, जैसे कि ये बेबी का मोल्डेड हेड है तो आपको इस तरह से जो है वो मोल्डिंग दिखाई देगी। जब आपके बाहर आएगी बर्थ कैनाल ऑफ द वेजाइना में मोल्डिंग ऐसे हो जाती है बेबी का हेड। ठीक है, देन अब उसके बाद आता है कि एट द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ये हमारे सारे पॉइंट्स थे जो हमने एग्जामिन करने थे जो परवेजनल एग्जामिनेशन में। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, एट द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन हमें फिंगर्स को विड्रॉ करना है और नोट करना है प्रेजेंस ऑफ एनी ब्लड इन द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड हमने देखना है कि अपना हैंड देखना है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें कोई ब्लड की प्रेजेंस तो नहीं है और जो हमारे हैंड में जो लगा हुआ होगा फ्लूइड वो किस तरह का है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखना है, अब प्यूबिक एंगल देखना है हमने। प्यूबिक एंगल एक्चुअल में क्या होता है, प्यूबिक एंगल को हम कैसे देखते हैं, एंगल कॉरस्पॉन्ड द फुली एबडक्टेड थंब। ठीक है,
एंगल कॉरस्पॉन्ड द फुली अबडक्टेड थंब हम जो है वो इसमें असेस करते हैं प्यूबिक एंगल में। तो प्यूबिक एंगल हम एक्चुअल में क्यों देखते हैं, जो प्यूबिक एंगल होता है वो क्यों जरूरी होता है, इससे हमें पता लगता है कि जो पेल्विस है वो जो मेल मतलब मैटरनल पेल्विस है वो एडिक्वेट है या नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ पे हम असेस कर रहे हैं प्यूबिक एंगल को फिंगर्स के हिसाब से देखते हैं हम यूजुअली। जैसे जो ये वाला एंगल होता है ये, ठीक है, तो ये वाला एंगल हम असेस करते हैं। इसको अगर हमें ऐसे अंदाजा ना हो तो हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 3 फिंगर्स इन बिटवीन आने चाहिए, ठीक है, 3 फिंगर्स आनी चाहिए। और इस एंगल को जो हम असेस करते हैं वो जो एंगल होता है ये क्या है हमारी, ये क्या है, ये प्यूबिक रेमाई, ठीक है, प्यूबिक रेमाई में हम इस एंगल को असेस करते हैं। ये क्या है हमारी प्यूबिक रेमाई होती है, प्यूबिक रेमाई में हम एंगल असेस करते हैं। और ये जो एंगल होना चाहिए ये इन केस ऑफ फीमेल मोर देन 85 लेते हैं, वैसे हम 80 टू 85 होना चाहिए। और मेल्स में ये क्या है लेस देन 70 डिग्री होता है ये एंगल जो होता है, ठीक है। तो प्यूबिक एंगल हम असेस करेंगे। अगर एंगल नॉर्मल है 85 से ज्यादा है अगर फीमेल का प्यूबिक एंगल, तो नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है, मतलब उसका जो यूट्रस है वो क्या है एडिक्वेट है, ठीक है। और अगर वो इससे कम होगा तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमने प्यूबिक एंगल हमें मेजर करना है। देन नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास कि हमने ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द आउटलेट देखना है। अब ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द आउटलेट क्या होता है, इसमें हम कैसे मेजर करते हैं, हम अपनी नक्कल जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है, अपनी नक्कल को हम क्लिंच करते हैं, उसकी फिस्ट बनाते हैं और उसको देखते हैं बिटवीन द इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज के बीच में हम जो है वो नकल देखते हैं कि कितनी है। जैसे कि ये और ये क्या इस्चियल ट्यूब्रोसिटी है, इसके बीच में हम नकल डाल के देखेंगे और देखेंगे ये आउटसाइड की वजाइना कर रहे हैं हम, ठीक है, और नक्कल डाल के नक्कल से देखेंगे हम कि उसके बीच का जो स्पेस है वो कितना है। इसमें हम जो ये होता है ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द आउटलेट का हम टोटल मेजर करते हैं कि बोथ द इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के बॉर्डर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, कितना है। ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 11 सेंटीमीटर तक का आना चाहिए, ठीक है। अगर इतना है तो मतलब पेल्विस क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें किया गया है कि ट्रांसवर्स आउटलेट डायमीटर हम ऐसे देखते हैं, ये क्या है इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज हैं, उसके बीच में हम अपने नकल को प्लेस करके हम नकल देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा परवजनन का प्रोसीजर। अब उसके बाद आता है कि पोस्ट प्रोसीजर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और आपने क्या क्या ध्यान रखना होता है। पोस्ट प्रोसीजर स्टेप्स में सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्लीन एंड ड्राई करेंगे फिर से पेरिनियल एरिया को और बटक को, मतलब कि हमने फिर से पेरिनियल केयर करनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर हम पेरिनियल केयर करेंगे। देन हम जो भी पर्सन होगा, जो भी पेशेंट होगी, उनको हम जो है वो स्टेराइल पेरिनियल पैड देंगे अगर उनको लीकेज प्रेजेंट होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद हम अपने ग्लव्स को रिमूव करेंगे और हम गाउन एंड मास्क रिमूव करेंगे। एंड देन लास्ट जो स्टेप आता है उसके बाद हम क्या करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे जो FHS होगा, ठीक है, फिटर हार्ट साउंड को हम जो है वो अस्कल्टेट करेंगे। फिटर हार्ट साउंड को अस्कल्टेट करने के बाद वुमेन को हम नॉर्मली शिफ्ट करेंगे, जो वुमेन होंगी उनको हम शिफ्ट करेंगे अपने उनके रूम में उनके बेड पे और उनको बोलेंगे कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में वो जो है वो लाई डाउन कर जाएं और अपनी जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी हमने फाइंडिंग्स ली हैं, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन की है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे और पेशेंट के चार्ट में उनको मेंशन करेंगे। अगर हमें कोई भी अल्टर्ड लगती है जो फाइंडिंग है तो हमने फिजिशियन को या अपने जो भी सीनियर्स होंगे उनको हमने जो है वो इन्फॉर्म करना है। और जो भी सॉइल कॉटन गॉज पीसेस हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं उनको येलो बकेट्स में डालना है और जो आर्टिकल्स हैं जो वॉशेबल हैं, रीयूजेबल हैं, उनको वॉश करके स्टरलाइज करने के लिए डालना है। और जो भी यूटिलिटी रूम होगा उसको क्लीन करना है और परविजिनल ट्रे जो हमने यूज किया उसको हमने ऑटोक्लेविंग के लिए सेंड करना है, ठीक है। तो ये था नॉर्मली जो परविजिनल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपका क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे को बताइए कि आपको ये प्रोसीजर कैसा लगा और इसमें कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैंने मिस किया हो तो भी आप बता सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।